The quality factor of a series resonance circuit. The quality factor of a series resonance circuit is defined as the ratio of resonant frequency to the difference in two frequencies taken on both sides of the resonant frequency such that at each frequency, comma, current amplitude becomes 1 by root 2 times the value at resonant frequency. देखिए क्या कह रहे हैं। आपने परसों एक ग्राफ बनाया था, ऐसा ही गया था। ये जो था करंट हुआ था मैक्सिमम एक खास फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर पर। इस समय करंट की वैल्यू कितनी आई थी आपकी आई नॉट। ठीक, अब आप क्या करिए, इससे आई नॉट बाय रूट 2 टाइम्स नीचे आइए। आई नॉट बाय, दिख रहा वहां से क्या लिखा है? अच्छा, आई नॉट बाय रूट 2 टाइम्स नीचे आइए, यानी इससे थोड़ा करंट कम करिए और यहां पर दो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी आपको। एक ये मिलेगी और थोड़ा आगे जाएंगे तो एक फ्रीक्वेंसी ये मिलेगी। ये ओमेगा 1 है और ये ओमेगा 2 है। ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इसे कहते हैं बैंडविड्थ। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब आप डेफिनेशन पढ़िए, आपने यही लिखा हुआ है। आपने कहा क्वालिटी फैक्टर उन दोनों फ्रीक्वेंसीज का रेशो है। कौन सी फ्रीक्वेंसीज? ऊपर है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, नीचे कौन सी फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस आ रहा है? जिन फ्रीक्वेंसीज पर करंट का वैल्यू रूट 2 टाइम्स कम हो चुका है। पढ़िए एक बार दोबारा से, क्या लिखवाया था? समझ में आ गई बात? आ गई? लिख लीजिएगा इसको। It is also defined, quality factor is also defined as, ये डायग्राम जरूर बना लीजिएगा। ग्राफ जो बनाया मैंने, बना लिया था? बनाइए। चलूं आगे? इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बात, ये भी ओमेगा, ये भी ओमेगा, तो क्वालिटी फैक्टर इज डायमेंशनलेस। इसमें डायमेंशंस नहीं होती। लिखो, क्वालिटी फैक्टर डिफाइंस
quality factor defines sharpness of tuning at series resonance. Q is also defined as voltage drop across L or C divided by applied voltage. Voltage drop across L or C divided by applied voltage. और इसको वोल्टेज मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। लास्ट का चैप्टर जब करवाऊंगा कम्युनिकेशन का, तब ये सब चीजें और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस में नहीं है पर वो करवाऊंगा, वोल्टेज मैग्निफिकेशन। ओमेगा एल सुना सा लग रहा है, क्या था? XL एट रेजोनेंस ओमेगा एल XL आ गया, तो XL बाय R आ गया। सीरीज में ले रहे, देखो एक मिनट दोबारा देखो, इसमें कुछ रखने वाला नहीं। देखो एक बार, इसको छोड़ो एक मिनट। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, करंट इनटू रिएक्टेंस क्या देता है? वोल्टेज। करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या देता है? ऑब्वियसली वोल्टेज। सीरीज में करंट सेम है, सीरीज में करंट सेम है। अगर ये हटा दूं तो क्या बना? इसको क्या लिख सकते हो? ओमेगा एल बाय आर। तो मैंने इससे कुछ नया नहीं लिख दिया, ठीक है? तो ओमेगा एल बाय आर वही लिखा हुआ है जो पहले लिखा था। आगे लिखो, आगे लिखो। ओमेगा आर का वैल्यू किसी को याद है? कहाँ से आया था ये कहाँ से आया था मनीष कुमार? उससे भी ग्रीनवुड का सर आ गया, फिर पढ़ नहीं रहा है। पढ़ के क्यों नहीं आया? XL इज इक्वल टू XC करा था। XL किसके बराबर? तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस कब हुआ था? जब XL और XC बराबर हुए थे। तो हम परसों करके गए हैं सारा। निखिल यादव को देखो ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं क्या पढ़ लिया। परसों कराया था मैंने, फिर क्यों नहीं पढ़ गया? परसों आया नहीं था तू? ये किस लिए डाल रहा हूँ मैं यहाँ पर? YouTube पे सारे दिन तो गाने सुनता, तो मेरा सुन लिया था कभी कभी। ओमेगा आर किसके इक्वल हो गया? 1/√। अभी मुझे लग रहा था वो नंबर ऑफ आवर्स व्यू पे बढ़ क्यों नहीं रहे? जंगली पढ़ के क्यों नहीं आया तू? वो घंटे बढ़ ही नहीं रहे, देखो ना वीडियो पे। मैं बना किसके ले रहा हूँ? क्यों नहीं आया था परसों? अच्छा यूँ बोलना, मेरे को दाढ़ी खाने की याद पड़ी हुई है। क्या लिखा था हमने अभी तक? इसके बारे में क्या लिखा था यार? हाँ, ओमेगा आर की जगह ये डाल दो यहाँ पर, वैल्यू डालो इसकी क्वालिटी वेक्टर में 1/√LC। इसको ठीक से लिख लो। कैसे लिख लो? कैसे लिखेगा देव? ये रूट एल एक साथ दे लूं, चल जाएगा? ये कई साल पहले भी चीजें करवा रहे थे क्वालिटी फैक्टर, और उस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था कि क्वालिटी फैक्टर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, शार्पनेस कैसे बढ़ाई जा सकती है। शार्पनेस बढ़ाने का एक ही तरीका है, यहां से अगर मैं देखूं तो बैंडविड्थ को कम कर दूं। ये ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 जितना कम होगा, देखो ये सारे ना वो करंट्स हैं जो आपके इसके आसपास दिखाई देते हैं। आपको 98.3 लगाना तो 98.3 लगाना चाहिए, 98.4 उसमें घुसना नहीं चाहिए। आप शार्पनेस चाहते हो, आप चाहते हो ट्यूनिंग बिल्कुल शार्प हो,
सोचो अगर ये ग्राफ ऐसा बन गया तो इसमें काहे की शार्पनेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट सभी में करंट सेम जा रहा है। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी का भी करंट चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी घुस जाएगा, ये भी घुस जाएगा, ये भी घुस जाएगा। तो कभी रेडियो मिर्ची में कोई लता मंगेशकर गाएगी, कभी बीच में मोहम्मद रफी घुस जाएगा, कभी कुछ में बीच में समाचार घुस जाएंगे। यही होगा। हमें शार्प चाहिए। शार्प चाहिए मतलब हम ये चाहते हैं कि जो करंट हम अलाउ कर रहे हैं वही जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल्कुल शार्प आए, इसके आसपास के करंट भी ना घुसे इसमें। शार्पनेस जितनी ज़्यादा होगी, 98.3 होगा तो 98.3 चल रहा होगा, बैंडविड्थ छोटी हो जाएगी ना। देखो आप, अगर मैं इसके डायग्राम को बनाता हूँ, अगर आपने इसको ऐसे कर दिया और एक आपने इसको ऐसे कर दिया, इसमें देखो आप बैंडविड्थ, अब यहाँ पर करंट कितना I0, फिर कितना नीचे आके देखना है मुझे, I0/√2। यहाँ बैंडविड्थ आएगी ये इतनी चौड़ी, और अगर मैं यहाँ देखता हूँ ये आया I0 और इससे नीचे में आया I0/√2, तो बैंडविड्थ आई इतनी सी, आई कि नहीं? बैंडविड्थ जितनी कम हो जाएगी आपका जो शार्पनेस है उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। शार्प करने का मतलब बिल्कुल शार्प, वही चीज कैच करवानी है रेडियो में जो हमें चाहिए, जो चैनल हम सुनना चाहते हैं वही। आसपास की अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज अपना करंट न चला पाए, हमारे LCR सीरीज सर्किट के साथ रेजोनेंस में ना पाए, हम ये कोशिश करते हैं। इसीलिए हम कैसा करते हैं उसको शार्प, ऐसा नहीं रखते हैं उसको। समझ लो बात को। दूसरा एक क्वेश्चन आया था पीछे अभी, सिंपल सा 1 नंबर पे आएगा कि क्वालिटी फैक्टर कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। साफ दिखाई दे रहा है, R और C की वैल्यू को कम कर दो, Q बढ़ जाएगा, L की वैल्यू को बढ़ा लो तो Q बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी आप जवाब इसका दे सकते हैं, डिपेंड कि वो पूछता किस तरीके से। स्ट्रेट क्वेश्चंस कम ही आते हैं। आगे चलिए। हाँ, नहीं बैंडविड्थ कैसे सी बोलते, कितना भी शार्प कर ले कैसे हो जाएगी? तुमने पैरेलल सर्किट पता करा? हाँ हाँ, बस एक देखा आपने, कितने उससे बाहर कटाएंगे उससे तो और ज्यादा चालू हो गया, साफ नहीं बोलता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई, डे ड्रीमर समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? चलिए एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे फॉर्मूले एक बार लिख लेते हैं, कोशिश करेंगे उनसे समझने की, क्योंकि 90% बच्चे बिना पढ़े आए हैं। क्या क्या पढ़ लिया इस चैप्टर में आपने चीजें, जरा देखो। ये एक बार सारा रिकैप करो दोबारा से। आपने पढ़ा सिनोसॉइडल EMF, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, पुरानी चैप्टर रिवाइज करना। इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा टी या cos ओमेगा टी या cos ओमेगा टी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी इसकी? मैं ये गलत बोल रहा हूँ, आप क्या बोल रहे हैं? यही आई थी। EV किसके बराबर आई थी? E0/√2। हमें ये समझाने लगे EV क्या किया, 2 बार कर चुके हैं पहले भी। और बताइए क्या क्या पढ़ा था? और क्या पढ़ा था? एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू कितनी थी? 2E0/पाई। अब मैं वोल्टेज में ले रहा हूँ, तो 2E0/पाई की एवरेज वैल्यू पड़ी। और क्या पढ़ा था? XL पढ़ा था, फॉर्मूले अभी लिख कर आया हूँ मैं, लिख नहीं रहा। XC पढ़ा था, 1/ωc। ये क्या कहलाता है? इम्पीडेंस। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में आप इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या लिखते हो? XC माइनस XL, या जो भी बड़ा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे। इन्हें क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम जब हम बनाते हैं तो इधर की तरफ ही I और इधर की तरफ ही R, VL ऊपर VC नीचे। कितनी बार हम कर चुके? कितनी बार कर चुके हम? ये VL ऊपर VC नीचे। अगर VL कंपोनेंट ज्यादा हुआ इससे तो इंडक्टिव सर्किट कहलाता है, अगर VC वाला कंपोनेंट ज्यादा हुआ तो कैपेसिटिव सर्किट कहलाता है। इनका नाम है रिएक्टेंस, इनका नाम है रिएक्टेंस। और जब ये सीरीज में ले आते हैं तो इनका नाम हो जाता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस। और क्या पढ़ा था? पावर फैक्टर तो छोटा सा आ गया, पावर फैक्टर cos पाई होता है R/Z।
अभी मैंने कुछ कराया भी नहीं है इसके बारे में ज़्यादा। अगर ये है, ये आते हैं तो सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। चलिए हम शुरू कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके सिर्फ 7-8 पार्ट्स हैं और एक ही क्वेश्चन में काफ़ी कुछ समझ में आएगा थ्योरी का। कैपेसिटर दिया हुआ है 25 माइक्रोफैरेड। इसको न्यूमेरिकल समझ के मत करिए प्लीज, थ्योरी समझ के करिए। शाहरुख खान एक क्वेश्चन में थोड़ी देर फोकस कर ले, दाएं बाएं मत देख, इधर ध्यान दे ले। एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहेगा। 0.1 हेनरी किसकी यूनिट होती है? हेनरी। इंडक्टर, यार तुम लोग कुछ नहीं पढ़ के आते हो। 0.1 हेनरी और 25 ओम का रेजिस्टर है। और आपने एसी लगा दी है E0 साइन 314t। ठीक है, जो जो चीजें निकालनी है एक एक करके हम यहां पर निकालेंगे, बाद में हंस लियो। इधर देख लो, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ द ईएमएफ एक, दूसरा निकालना है रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट। अब मैं सिंबल नहीं लिख रहा हूं, अब जब समझ में आ जाए तो करना है इसको। रिएक्टेंस ऑफ द सर्किट, ये तो बताइए, ये तो बताइए। जब कभी भी क्वेश्चन में कोई करंट या वोल्टेज दिया हो, मान कर चलो आरएमएस वैल्यू है। अगर नहीं दिया है तो आरएमएस वैल्यू है, कुछ नहीं दिया तो आरएमएस वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। फेज एंगल बिटवीन V एंड I, ये भी बताना है कौन आगे कौन पीछे। एक्सप्रेशन फॉर I, इंस्टेंटेनियस करंट, वोल्टेज अक्रॉस L, वोल्टेज अक्रॉस C, वोल्टेज अक्रॉस R। कंस्ट्रक्ट वेक्टर डायग्राम फॉर वोल्टेजेस। तो बच्चों भी है ना, पिछली क्लास में नहीं चल रहे हो? नहीं है? ये सारी चीजें निकालनी है आप। ठीक, शुरू कर रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर करते थे हम लोग चैप्टर में, E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। कुछ तो दिखाई दे गया। इसकी वैल्यू कितना है? ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, पाई की वैल्यू होगा 3.14। ले लो, इसको देख के थोड़ा लालच आ रहा है। और ये आ गया 50, तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी निकल आई है। पहला पार्ट हो गया। हो जाएगा। दूसरा पार्ट देखिए क्या कर रहा है, रिएक्टेंस मांग रहा है। रिएक्टेंस क्या होता है? हाँ हिमांशु, रिएक्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस क्या होता है? काफी पढ़ाई कर रहा है तू आजकल। आदित्य बाबू, रिएक्टेंस सर क्या मतलब? लॉरेंस वाले तो सारे हथियार फेंक के बैठे हैं। क्या होता है मिशन में? एल और सी तो बिटिया रानी दिए हुए हैं। रिएक्टेंस XL XC, रिएक्टेंस निकालिए, XL निकालिए, XC निकालिए और देखिए कौन बड़ा है कौन छोटा है। 2
एक्सएल एक्सी निकालिए जल्दी से। एक्सएल है 1 अपॉन ओमेगा, सॉरी एक्सएल है ओमेगा एल, ओमेगा आया था 314, एल का वैल्यू कितना था 0.5, 1 क्या हेनरी, तो ये आ गया 31.4 यूनिट क्या आएगी ओम। अच्छा एक्स सी कितना हो जाएगा, ओमेगा कितना है, सी कितना है 25 क्या माइक्रो फैरेड, तो ये 10 की पावर 6 तो ऊपर आ गया 314 इंटू 25। अच्छा एक काम करता हूँ, 10 की पावर 6 को ब्रेक कर लेता हूँ, है ना, 10 की पावर 100 इंटू 10 की पावर 4 कर लेते हैं इसको। चलो 25 चौक 100, कैलकुलेटर से करना पड़ेगा, एक बार करना जरा, डिवाइड कर देना एक बार कितना आ रहा है, आप ही निकालियो, आधा से निकाल देते बड़े लोग हैं, नहीं पूरा बोलते कितना 127.38, ये तुम्हारे एप्पल बेकार है। हाँ देख चेक तो कर ले, यही आ रहा है, देखा गिरे लड़के सारे। सर आप गौर करना एक बार, ये दो वैल्यूज को ध्यान से देखो, जब आप ग्राफ बनाते थे, फेजर डायग्राम बनाते थे, इधर को बनाते थे आर, इधर को बनाते थे, इधर बनाते थे, बनाया था इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब एक्सएल और एक्सी क्या है, कैसे हैं, बिल्कुल उल्टे, उल्टे को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, आउट ऑफ फेज। एक्सएल ज्यादा है एक्सी, एक्सी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नेट रिएक्टेंस, बहुत बढ़िया, नेट रिएक्टेंस हो गया एक्सी माइनस एक्सएल, तो 127.38 में से आपका ये जो एक्सएल है 31.4 माइनस कर दो और वैल्यू बता दो। 95.9 बिंदास आ रहा है, थोड़ा कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं भी थोड़ा सा राउंडिंग कर रहा हूँ, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये कर दिया 4, कितना आ रहा है बेटा, कितना आया 95 है जी, 96, 127.38 था, थोड़ा सा मैंने उसको राउंड करके ऊपर ले गया हूँ, 96 बना दिया, थोड़ा कैलकुलेशन करने में आसानी हुई। तो नेट रिएक्टेंस भी निकाल दिया, ये भी निकल गया, नेट रिएक्टेंस भी निकल गया। Z का फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ तो है मेरे ख्याल से तुम्हारे पास, R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर का अंडर रूट। R है तुम्हारे पास 25, XL माइनस XC अभी निकाला कितना 96, उसका स्क्वायर कर दो, अंडर रूट कर दो। ओए कटे हुए से निकाल दो, जल्दी करो, इतना टाइम मत करो। नहीं समझ में भी आ रहा है, कितना आया भाई 9841, तो टोटल वैल्यू आएगी, रूट तो निकाल दो। बेटा ने कूड़े में फेंक दिया 99. चलो 99 पॉइंट, अब सबको मत राउंडिंग करो यार, सारी वैल्यू आपकी तक बैंड बच जाएगी, कोई बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो गया ना तो बच जाओ। 99.2, ये क्या निकला, इम्पीडेंस निकल गया। सर्किट निकाल, फिर करंट निकालना है, सर्किट में करंट निकालना है आपको,
1 मिनट मैंने एक चीज छोड़ दी, ये वैल्यू भी दी हुई है आपको। ई नॉट की वैल्यू भी दी हुई है 310। अगर आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज को इससे डिवाइड कर दोगे Z से, तो करंट आ जाएगा मैक्सिमम। निकाल दो, निकाल दो, यही कर दूं। करंट मैक्सिमम निकालना है, करंट मैक्सिमम निकालना है तो वोल्टेज मैक्सिमम अपॉन Z, कितना वोल्टेज मैक्सिमम है और Z कितना आया है, करो डिवाइड, करो डिवाइड। 3.1 के आसपास आ रहा है, 3.1 3.12 कैलकुलेटर से करा है, ठीक है। 12 एम्पियर, ये वैल्यू आ गई करंट की मैक्सिमम वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकल गई। अरे निकल गई मैक्सिमम वैल्यू। आपको फाइनली पहुंचना है यहां, और फिर यहां असली चीज तो ये है, दिमाग में तो ये चल रहा है कि I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस या माइनस फाइव, यानी आपको फेज भी चाहिए, आपको ये भी बताना है करंट आगे है कि करंट पीछे है। वैसे तो आपको पता लग जाना चाहिए था आपका। कैसे? वेक्टर डायग्राम याद करो, उससे आपको पता लग जाता करंट आगे आएगा या पीछे। कैसे आएगा निकुंज बाबू? देखो, आर इधर, एक्सी इधर, यही था ना दादा? ये निकाला था कितना आपने? एक्सी माइनस एक्सएल कितना निकाला था? 90, कितना निकाला? 96 निकाला था। तो अच्छा, इसी तरफ आपका क्या आ जाएगा? VE माइनस VL इधर आ गया, VR इधर आ गया, तो नेट वोल्टेज कहाँ आएगी? इधर। और इस तरफ क्या है तुम्हारा? तो कौन पीछे रह गया? वोल्टेज कितनी पीछे रह गई? 5। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि जब आप I लिखोगे, I नॉट साइन ओमेगा टी, तो आप इस पर लिखोगे +5, क्योंकि करंट कहाँ चल रहा है? आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? अगर मैं इसी डायग्राम की बात करूं तो tan phi आप निकाल सकते हो XC माइनस XL बाय R से, या जब वोल्टेज निकल जाए तो VC माइनस VL बाय R से। लेकिन फिलहाल मुझे क्या निकालना है? XC है, XL है, R है, tan phi का इन्वर्स कर लोगे, आंसर आ। उसने पूछा है फाइंड द करंट इन द सर्किट। इस बात का जवाब अभी तक किसी ने नहीं दिया। अरे इधर 1 मिनट, कौन सा करंट? अरे कौन सा? RMS करंट। ध्यान रखिएगा, IV निकाल कर देना है। आपने अभी तक I नॉट निकाला है, तो I नॉट को क्या कर दूं? √2 से डिवाइड कर दूं, क्या आ जाएगा? कितना आ रहा है? 2.21। लो जी, आ गया 2.21 एम्पियर। कैसे निकाला ये? कैसे निकाला पूर्वी? I नॉट को √2 से डिवाइड करके, ये आ गया आंसर 2.2। अब फेज निकल गया, निकाल लो इसको भी आंसर, कैलकुलेटर से निकाल लो। फेज कैसे निकालोगे? XC माइनस XL कितना निकाला था? 96। तो 96 बाय R कितना था? 25। तो tan phi हो गया, बताना भाई phi कितना आ रहा है? phi चेक करो कितना आ रहा है? 96 बाय 25 और उसका tan इनवर्स कौन घुमाना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा, tan इनवर्स तभी आएगा। अच्छा चल करो। हाँ जी, 75.4। वो तो नहीं आएगा उनका, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे आना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन कर दिया था, बुक में भी वही आंसर।
ये वैल्यू हमारी 96 है ना, हमने कहीं ना पीछे एक जगह अप्रोक्सीमेशन नहीं करा था। चलो कोई बात नहीं, 75.4 फेज आ गया हमारा। ये पीछे बेंच पे इतने बैठे ना, अभी पूछूंगा अचानक से मैंने क्या करवाया। फेज भी निकाल लिया, करंट इन द सर्किट भी निकाल लिया, आई का एक्सप्रेशन लिख के दो, आई का एक्सप्रेशन लिख के दो प्लीज। अच्छा, अगर ये जो एंगल तुमने निकाला है ये तो उसमें दे रखा है ना तुमने डिग्री में, इसे रेडियन में करना हो तो कैसे करूंगा? इसे रेडियन में कैसे करोगे भाई? पाई बाय 180 से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई कर दूं, बता दो ना फिर। 75.4 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा रेडियन में? तो 1.31 रेडियन आ जाएगा। अदरवाइज इसको देखकर आप क्या कह सकते हो? इसको देखकर आप कह सकते हो कि करंट वोल्टेज से 75.4 डिग्री आगे चल रहा है। करंट वोल्टेज से, नेट वोल्टेज से 75.4 डिग्री आगे चल रहा है। ठीक, फेजर्स, रोटेटिंग वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। आई का एक्सप्रेशन लिख दिया, आई नॉट कितना आया था? साइन ओमेगा कितना था? प्लस माइनस प्लस 1.31 रेडियन। ये करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, करंट का एक्सप्रेशन आ गया, इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन आ गया। जो पार्ट समझ में नहीं आ रहे वो पूछ लो। कॉपी करोगे तो कुछ वैसे समझ में नहीं आ रहा इसका। अगर कॉपी कर रहे हो तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर बुक से भेज देता हूँ ना, फोटो झंझट ही काट दो। पेज नंबर 7.27 ऐसा लगा लिख लो, वहीं से छाप लेना। समझ में क्या आ रहा है फिर तुम्हें? ये भी निकल गया। जब VL निकालोगे तो क्या करोगे? वहां पे शाहरुख खान VL निकालना है। VL का फॉर्मूला बोल। वो जिसमें 17 नंबर आए थे ना, वो एक ही चैप्टर का टेस्ट था। फाइनल में 13 यूनिट आएंगे, 1300 फॉर्मूले हैं। समझ रहा है ना? और ऐसा मत छोड़िए, वो कहिए कि ये बेताल तुझे छोड़ देगा। ये बेताल गले में लटका ही रहेगा फरवरी 15 तक, और ऐसे तड़पाता रहेगा। इसलिए बोलता रहे। गूंगा रहने से कुछ फायदा नहीं है कि भाई गूंगा रहेगा तो मैं पूछूंगा नहीं, तो नहीं खून पीऊंगा तेरा। इसलिए बोला कर क्लास में, और फॉर्मूले भी याद नहीं कर सकता, क्या सकता तू? बर्तन मांजने काम पकड़ रखा है मैं जंगली तो करता है सारे। हाँ बेटा मनीष, VL आई नॉट किसने बोला तुझसे? आई एक्सएल निकालते, सब वैल्यूज तेरे पास है। आई मतलब, अरे आई मतलब आई RMS। आई इंटू XC निकाल दो और आई इंटू R निकाल दो, तीनों में क्रॉस वोल्टेज निकल आई। करो जल्दी से। तीनों का क्रॉस वोल्टेज, हाँ किसमें डलेगा? आई नॉट क्यों डलेगा इसमें? आई नॉट डालना है। अगर तुझे फेजर डायग्राम बनाने हैं मैक्सिमम करंट के लिए तो मैक्सिमम के लिए बना ले, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है उससे क्या फर्क पड़ रहा है? जब भी हम लेते हैं RMS लेते हैं, तो वही लेते हैं। आई RMS कितना आया था? नहीं 1 2 डालेंगे, आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, ये डालोगे। आई RMS डालिएगा। आई मत लिखिए प्लीज, आई RMS लिखिए, आई इफेक्टिव लिखिए, आई मत लिखिए। घर जाके रोज पढ़ते नहीं आप,
फिर कल को फिर याद नहीं आएगा। कैलकुलेटर ले ले, क्यों टेंशन ले, किसी से ले ले कैलकुलेटर, मेरा फोन तो हमारा हुआ नहीं, मैं ले लेता हूँ। हो गया मेरी बात नहीं, रुक जाओ मैं बताई देता हूँ। एक बार दोबारा फेजर डायग्राम बनाएंगे प्लीज, एक बार इधर नजर डालो। हाँ जी, बीसी बोलिए प्लीज। 69.39 वोल्टेज वोल्ट। आगे बताइए, वीएल बताइए। नहीं, मुझे अलग अलग बता दो, मुझे अलग अलग चाहिए। ये क्या कितनी आई है? ये वीएल है, एक बार बताओ यार। वीएल कितना? 69.39। ठीक है, आगे बताइए। वीसी बताइए। 281.5 वोल्ट। वीसी वोल्टेज ज्यादा है तो नेट वोल्टेज किधर को आएगी? नीचे को। तो नीचे कितनी आ गई? वीसी कितना हो गई? वीसी माइनस वीएल 281.5 माइनस 69.39 कितना आया? 212.11। ठीक है, वीआर बताइए कितनी आ रही है? 52.5। क्या कर रहे हो? लस्सी भी खाओगे? दोबारा बोलो प्लीज। गड़बड़ हो जाएगा, इससे मत करो वैल्यूज, क्योंकि फाइनली यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पर लिखनी है। ये कौन सी इफेक्टिव वोल्टेज निकाली है? ये कौन सी वोल्टेज निकाली है? इफेक्टिव वोल्टेज, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू निकाली है। ये आरएमएस वैल्यू निकाली है इसने आर के अक्रॉस। अच्छा, क्या लिखा था शुरुआत में तुमने? यही लिखा था। इसकी वैल्यू कितनी थी? 310। ई नॉट की वैल्यू कितनी थी? 310। ई नॉट की वैल्यू थी 310। ई आरएमएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 310 बाय डिवाइड करके बताओ जल्दी से। इसमें समझाने की चीज ही यही है असली तो। 219.2 कैलकुलेटर से कर रहे हो, उसके बाद क्यों लग रहे हो? √2 से डिवाइड करा है, 1.414 से कर दिया। चलो 219.2। चलो कोई बात। तुमने किससे करा था? √2 से। और इसीलिए फर्क करा था। एप्पल और सैमसंग में भी कैलकुलेटर अलग अलग है, कैसी बातें कर रहे हो? देखो एक बार दोबारा करो। 310 बाय 2.414 1.414 219.23। ठीक है, 2 मिनट के लिए कॉपी छोड़ दो जरा। 2 मिनट के लिए इधर आ जाओ प्लीज। इधर ये वोल्टेज है VC माइनस VL, इफेक्टिव वोल्टेज जो आपके C और L के अक्रॉस आ रही है अलग अलग फेज डिफरेंस लेने के बाद। ये आ गया VR। नेट वोल्टेज कैसे निकालते आ रहे हो? कल से कर रहे हो, पैरेललोग्राम बनाओगे। ये आपकी नेट वोल्टेज आ गई। ये नेट वोल्टेज कितनी आनी चाहिए? मेरी। और ये V कैसे आएगी? VR² प्लस, और सुन ले, अभी सवाल बच्चों को आ रहा था कि आपने VC जो निकाला है वो I0 इंटू XC क्यों नहीं निकाला? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अगर आप VC निकालते हो और करंट कौन सा ले रहे हो? मैक्सिमम, तो सब कुछ मैक्सिमम करंट के हिसाब से कर लेना। मैंने RMS के हिसाब से करा तो RMS के हिसाब से कर लिया, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। नेट वोल्टेज
इन दोनों के स्क्वायर के सम के रूट के बराबर आएगी। दिखा देता हूं मैं आपको। नेट वोल्टेज किसके बराबर आएगी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक कर लेते हैं आती है कि नहीं आती है। वी आर कितनी है तुम्हारी? 55 पॉइंट। वी एल कितनी है तुम्हारी? कहाँ गई? बीसी सॉरी बीसी माइनस वी एल लिखना चाहिए था। बीसी माइनस वी एल कितना है? 69.3 नहीं 212.11। जरा स्क्वायर करके रूट करिए प्लीज। इतना टाइम क्यों लगा? कैलकुलेटर से इतना टाइम यार है? 219.18। ये देखो मैच कर गया। ये देखो, और अगर ये मैच नहीं हो रही है तो आंसर गलत है आपका। हो रही है ना? सारे शब्दों को ध्यान से पढ़ लो। रिएक्टेंस क्या है, Z क्या है, फेज क्या है। दोबारा देखें प्लीज, एक बार क्वेश्चन दोबारा से देख लेते हैं। एलसीआर दे रखा था आपको, सीरीज में लगा हुआ। सीरीज में क्या सेम? करंट सेम। फ्रीक्वेंसी कहां से निकाल ली? E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा दे रखा है आपको। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो आपने यहां से फ्रीक्वेंसी निकाली। पहला पार्ट हो गया आपका। रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है? XC और XL, और अगर दोनों ही लगे हुए तो उनका डिफरेंस रिएक्टेंस। ये सर्किट नेचर वाइज कैसा था? कैपेसिटिव। ये सिस्टम नेचर वाइज कैसा था? पूरा कैपेसिटिव। देख सकते हो VC XC आपका ज्यादा आ रहा है और XL आपका कम आ रहा है। तो नेचर वाइज यहां जहां आपने ये लिखा है इसके नीचे लाइन लिख दो, कैपेसिटिव इन नेचर। कैपेसिटिव इन नेचर लिख दो एक बार। कैपेसिटिव इन नेचर। कैसे पता लगा? XC ज्यादा था हमारा, XC ज्यादा था। अगर XC ज्यादा है, सीरीज पढ़ रहे हो तो करंट तो सेम है, तो करंट इंटू XC क्या आएगा? करंट इंटू XC क्या आएगा? वोल्टेज अक्रॉस C वो ज्यादा है। करंट दोनों में कैसा है? सेम। जब करंट सेम है ये क्या होता है? तुम लोग तो पढ़ के नहीं आते हो, तो मेरा पढ़ाने का सारा मोमेंटम खराब हो जाता है। 2 4 5 बच्चों को छोड़ के कोई नहीं पढ़ के आता। कितना ही कह लो, बेशरम हो चुके हो पूरी तरह से। किसी को पूछना है कुछ तो पूछो। पूछना है कुछ किसी को? नहीं पूछना तो मत करो अपना। आगे हेडिंग डालिएगा, पावर इन एन AC सर्किट। पावर इन एन AC सर्किट। और ब्रैकेट में लिख लो, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। Rate at which electrical energy is consumed in an electrical circuit. In an electrical circuit.
अभिनव शर्मा, करंट को कम करना है, क्या करूं? रेजिस्टेंस लगा दो, ठीक बात है। तो करंट कम करने का तरीका क्या है मेरे पास? रेजिस्टेंस लगा दो। लेकिन रेजिस्टेंस में नुकसान क्या है कि रेजिस्टेंस में से जब भी करंट पास करेगा वो गर्म हो जाएगा, हीट लॉस होंगे, I2R लॉस होंगे, तो बिजली खराब होगी मेरी। ठीक, ट्यूबलाइट देखते थे पहले, ट्यूबलाइट आती थी, उस ट्यूबलाइट में बीच में एक छोटा सा बक्सा लगा रहता था, चोक कॉइल बोलते थे उसको। अब तो नहीं आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक है सारी। चोक आती थी उसके अंदर ही। अब उस चोक में क्या होता है? उस चोक में एक मटेरियल के ऊपर हम इंडक्टर लपेट देते थे और इसकी रिएक्टेंस की वैल्यू अच्छी खासी होती थी। ये क्या करता है? आपने क्या पढ़ा था पहली बार में? आपने क्या पढ़ा था कि इंडक्टर अपोजिस एसी, पढ़ा था ना? इंडक्टर का अपोजिशन क्या कहलाता है? तो इंडक्टर क्या करता है? एसी को अपोज करता है, एसी को अपोज करता है। लेकिन क्या ये पावर कंज्यूम नहीं करता? आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। क्या ये पावर कंज्यूम नहीं करता? मैंने भी पूछा, करंट रिड्यूस करना है, तो अभिनव शर्मा कहते हैं करंट रिड्यूस करने के लिए रेजिस्टेंस लगा दो। रेजिस्टेंस लगाओगे तो करंट तो रिड्यूस हो जाएगा, कोई शक नहीं है, लेकिन उससे आपका पावर कंज्यूमशन बढ़ जाएगा। आपको कोई बल्ब है, उसको उसका करंट आपको रिड्यूस करना है, ज़्यादा करंट जा रहा है उसके अंदर, करंट रिड्यूस करना है। आपने कहा रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। रेजिस्टेंस पहले बल्ब का लगा हुआ था, सीरीज में एक रेजिस्टेंस और लगा दिया आपने, अब रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, करंट तो घट गया, लेकिन पावर कंज्यूम बढ़ गई। तो बिजली एक तरह से कहा जाए तो बिल बढ़ गया, यही बढ़ गया ना। कोशिश करते हैं आज समझने की पावर कंज्यूम्ड इन एसी सर्किट को हम कैसे डील करेंगे। यहाँ पर लिखिए, इन डीसी सर्किट पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V into I। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V into I। लेकिन यहाँ पर V कांस्टेंट है? नहीं। I कांस्टेंट है? नहीं। V का फॉर्मूला क्या है? V नॉट साइन ओमेगा टी। I का फॉर्मूला क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी। यानी लगातार बदल रही है, कोई बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। फिर एसी सर्किट में पावर में कैसे डील करोगे? यहाँ मुद्दा ये, लिखिए जरा। फॉर देखो, लेट अस टेक एन LCR सीरीज सर्किट। लेट अस टेक एन LCR सीरीज सर्किट। Let us take an LCR series circuit to which we apply an AC voltage. To which we apply an AC voltage E equals to E naught sin omega t. Current at any instant E क्या है? इंस्टेंटेनियस EMF। ये क्या है? इंस्टेंटेनियस करंट। तो पावर अगर मुझे निकालना चाहूँ तो पावर एक इंस्टेंट पर ही तो निकल पाएगी। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो एक इंस्टेंट पर ही तो पावर निकल पाएगी। भाई उस समय, किस समय? जब टाइम कितना है? टी टाइम पर वोल्टेज कितनी है? इतनी। टी टाइम पर करंट कितना है? इतना। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको तो टी टाइम पर पावर निकल आएगी, लेकिन वो पावर क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस पावर, ये कहलाएगी। दूसरा, किसी ने भी सवाल नहीं पूछा मैंने -5 क्यों लगाया, +5 क्यों नहीं लगाया? ऐसा कुछ नहीं है। LCR सीरीज सर्किट है, LCR सीरीज सर्किट है। L ज्यादा हुआ तो वोल्टेज आगे हो जाएगी, C ज्यादा हुआ तो वोल्टेज पीछे हो जाएगी। ये तो मैंने असम्पशन कर लिया, कभी कुछ भी हो सकता है, माइनस हो जाए, प्लस हो, क्या फर्क, ठीक है। फेजर डायग्राम को दिमाग से ना निकालो, और पढ़ के नहीं आओगे तो ऐसे बैठे रहना गंवारों की तरह। यहाँ पे इतना ही समझा लो, सुनते तो तुम बोलिए। VL ज्यादा हुआ तो नेट इधर आएगा, नेट वोल्टेज इधर आएगी, करंट तो यहाँ है तो वोल्टेज आगे होगी। VC ज्यादा हो गया, VC ज्यादा हो गया VL से तो नेट वोल्टेज यहाँ आएगी, करंट आगे निकल जाएगा। कहीं करंट आगे है, कहीं सीधा। दो ही तो केस बन रहे हैं। ये ज्यादा हुआ तो वोल्टेज आगे हो जाएगी, ये ज्यादा हुआ तो वोल्टेज पीछे हो जाएगी, और तो कुछ बन ही नहीं रहा इसके। वही हम कर रहे हैं। लिखिए आगे, देखिए इंस्टेंटेनियस पावर E into I। लिखिए जरा, सॉल्व करिए इसको।
इंस्टेंटेनियस पावर हो गया E इंटू आई, यानी ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है छोकर, इनके साथ मत रहना, तुझे खराब कर देंगे लड़के सारे, खतरनाक लोग हैं तेरे आसपास सारे, बिगाड़ देंगे तेरे को। तू इनके साथ जाना, तो शाहरुख खान कर बैठा करवा, ये रहता अच्छा है। वहाँ मत बैठे, उठ ले, आज ही उठ ले अभी यहाँ से, खड़ा हो बेटा, जगह दे इसको, चेयर निकाल, कुर्सी इंस्टेंट, वहाँ जाओ, उधर उधर जाओ उनके साथ, मुद्देदार के साथ बैठा। और कल से तुम चारों की सीट चेंज कर दूंगा, तुम निकल आगे आ जाओ फर्स्ट सीट पे, थोड़े दिन तेरा प्रमोशन कर देते। आ जा, 1 मिनट लगेगा, आ जा फटाफट, प्यारा बच्चा है। अच्छे बच्चों को बिगड़ने थोड़ी देंगे, आ जाओ फटाफट। Therefore, energy spent in time dt, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम। लिखो, तो therefore टोटल एनर्जी, अच्छा पहले उसकी वैल्यू डाल दो। पावर हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 इंटू डी। ये वर्क कौन करेगा? सोर्स। Therefore टोटल एनर्जी, कौन सा वर्क, कौन सी पावर है? इंस्टेंटेनियस। कौन से टाइम पे? टी टाइम। एक समय में पावर की वैल्यू है, एक समय में पावर की वैल्यू है ये वाली, ये है। लेकिन मुझे तो पूरी साइकिल में चाहिए। एसी चला रहे हो तो हमें तो पूरी साइकिल में चाहिए, इसमें भी और इसमें भी। टोटल पावर बता दो कितनी? पावर स्केलर क्वांटिटी जानने। देखो अभी देखेंगे रिजल्ट आने दो। Therefore energy spent in one cycle. Therefore energy spent in one cycle. क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दीजिए, 0 to t इंटीग्रेट कर दीजिए। ई नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 डी। लिख लिया? आगे मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये पसीना आने लगता है बायोलॉजी वालों को। लिखो ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट, ऑन सॉल्विंग दिस वी गेट। इंटीग्रेशन तुम लोग कर ही रहे हो आजकल, हाँ ये इंटीग्रेशन तो आती है अच्छे से। ऑन सॉल्विंग दिस आपको ये चीज मिल जाएगी। बोलो, therefore एवरेज पावर इन वन साइकिल, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। इसको डिवाइड करोगे तो टी कट जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला आ गया ई नॉट आई नॉट cos 5/2। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? कर सकते हैं ना, 2 को लिख दिया √2 इंटू √2। अब आप इसको पहचानते भी हो, कौन सी वैल्यू? आरएमएस वैल्यू। ये अब आपका फॉर्मूला बन गया पावर के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आएगा। इसे पहचाने, पावर फैक्टर R/Z, पावर फैक्टर R/Z।
आर बाय जेड। आप इसको सॉल्व करेंगे ना, पिछली बार हमने यहाँ पर ओमेगा टी माइनस फाइव लिया था, आप इसे प्लस फाइव ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट वही आएगा। ठीक है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा आप पावर जिस फेज में आगे ले रहे हो पीछे ले रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पावर का फॉर्मूला हो गया ईवी आई वी कॉस फाइव, याद रखना अब इसको। अब लिखो स्पेशल केसेस, और यहाँ से आपके अब ज्ञान चक्षु खुलेंगे। कर दूं आगे, पावर का फॉर्मूला हो गया ईवी आई वी कॉस फाइव। पहला स्पेशल केस लिखो, फॉर अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, या रेजिस्टिव से शुरू कर लो, फॉर ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम बनाओ। ये बन गया। V और I में फेज का डिफरेंस 0, फाई कितना 0, cos फाई की वैल्यू, cos 0 कितनी वैल्यू 1, तो पावर आ गया। इसका मतलब जब भी किसी सर्किट में AC पास होएगी तो रजिस्टर पावर कंज्यूम करेगा, कितनी करेगा, IV इंटू V। ठीक है जी, आगे लिखिएगा। अब आपको समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। फॉर अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, for a purely inductive circuit, ये फेजर यहां बनाने की जरूरत नहीं होती है बार बार, लेकिन भड़के नहीं आते उससे मेरा टाइम खराब होता है निकालने। आई नॉट इधर, हाँ बिल्कुल, और VL नीचे को, है ना पक्का। गलत सा लग रहा है इसे, ऊपर ही है, चलो कितना एंगल है, cos 90, पावर कंजम्पशन, यानी अगर आपने इंडक्टर लगा दिया किसी AC में तो वो पावर कंज्यूम नहीं करता। इसीलिए ट्यूबलाइट के अंदर जो चोक कॉइल लगाई जाती है करंट को रिड्यूस करने के लिए, वो करंट को तो रिड्यूस कर देती है, लेकिन उसका पावर कंजम्पशन कितना है, 0। वो पावर कंज्यूम नहीं करती। फिर घटा कैसे सवाल तो पूछते ही, सवाल भी मैं करूं जवाब भी मैं दूं, सवाल भी मैं करूं जवाब भी मैं दूं। अबे घटाएगी कैसे फिर, पावर कंजम्पशन है नहीं, बहुत अच्छी बात है, चलो जी पावर कंज्यूम नहीं करेगी, लेकिन चोक कॉइल करंट को रिड्यूस करती है, कैसे कर देती है। एक और लिख लो, तीसरा केस हो, फॉर ए प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, उसमें भी लिख लो पावर कंजम्पशन 0। फॉर ए लिखो, लिख के दूं क्या, चलियो लिख लिया, आगे लिखो, एक छोटा सा नोट लिख लो। पावर का फॉर्मूला भी आपने लिखा, ईवी आई वी कॉस फाइव। पावर का फॉर्मूला हो गया ईवी आई वी कॉस फाइव।
इफेक्टिव करंट इतना आ गया। अब लिखो इफ cos phi इज लो, if cos phi is low, IV is also low। हाई होता है, चलो हाई हो जिंदे हो। cos phi लो है तो IV कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो IV स्क्वायर R भी कैसा हो जाएगा? वो भी हाई हो जाएगा। दीदी ये जो IV लिखते हो ना, नीचे लिखा करो उसको छोटा सा। जब भी पावर, क्यों लिखवा रहा हूं, जब भी आपको एसी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना होता है, इधर से उधर भेजना होता है इसको, तो आपको पावर फैक्टर कैसा करना होता है, ये उसका जवाब है। पढ़ना क्या लिखा है? जिन डिवाइसेस से आप एसी को ट्रांसपोर्ट करोगे, अगर उसका पावर फैक्टर लो रहा तो क्या होगा? देखो, पावर फैक्टर लो रहा तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ गया तो करंट के लॉस बढ़ जाएंगे, ट्रांसमिशन के लॉस बढ़ जाएंगे। इसलिए उन डिवाइसेस का पावर फैक्टर हमेशा बड़ा रखा जाए। लिख लो इसको नोट पे नीचे। फॉर सर्किट्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग, फॉर सर्किट्स used for transporting electrical power, a low power factor implies large power loss. A low power factor implies लार्ज पावर लॉस। इस लाइन को 2 बार 3 बार पढ़ो, गले से उतर जाए तो आगे चलेंगे। पावर फैक्टर लो रहा तो पावर लॉस ज्यादा रहेगा। cos phi की वैल्यू कैसी रहनी चाहिए? अगर ये कम रहे, कम रहनी नहीं चाहिए, ज्यादा रहनी चाहिए। अगर कम रही तो पढ़ा हमने, अगर कम रही ये बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, तो ट्रांसमिशन लॉस बढ़ जाएंगे आप। तो पावर फैक्टर का वैल्यू हाई होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंस है पावर फैक्टर। अभी और भी पढ़ेंगे इसको। हेडिंग डालिएगा व्हाट लेस सर्किट, व्हाट लेस सर्किट, एक ही स्पेलिंग, व्हाट मतलब WATT, ये वाला। व्हाट माने पावर, पावर की यूनिट है ना। व्हाट लेस सर्किट, अभी तो पढ़ के आए हो। एक ऐसा सर्किट बना लो जिसमें कैपेसिटर लगा दो, इंडक्टर लगा दो, वो पावर कंज्यूम करता ही नहीं। अभी क्या पढ़ के आए हो? पावर का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, EV IV cos phi। अरे पढ़ा के नहीं पढ़ा? आमिर खान पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था। पावर का फॉर्मूला क्या था? EV IV cos phi। अभी आपने क्या पढ़ा? इंडक्टर और कैपेसिटर पावर कंजम्पशन नहीं करते, तो एक ऐसा सर्किट बना लो जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर लगा दो, पावर कंजम्पशन खत्म हो जाएगा। हो गया? लिखो, ए करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर, ए करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर और ए कैपेसिटर, ए करंट फ्लोइंग थ्रू एन इंडक्टर और ए कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी पावर। And hence it may be called wattless circuit. ये फॉर्मूला लिखो दोबारा से।
ये हमने कोई फेजर डायग्राम बना लिया, इसमें IV और EV के बीच का फेज डिफरेंस दिखा दिया, EV IV। ठीक, फेज डिफरेंस कितना है 5। लिखते जाओ फटाफट जल्दी से। अब इस IV के दो कंपोनेंट्स तोड़ेंगे, किस तरफ देख लो एक बार। इस IV का एक कंपोनेंट तो तोड़ देंगे इधर की तरफ, और एक तोड़ देंगे इसके 90 डिग्री। ये एंगल कितना? ये जिसके साथ कॉस कंपोनेंट होता है वो कौन सा हो गया? IV cos फाई। और ये कौन सा हो गया? IV के कंपोनेंट्स तोड़ दिए गए। एक कंपोनेंट तो EV के अलोंग ब्रेक कर लिया और एक उसके परपेंडिकुलर ब्रेक कर लिया। जिसके साथ एंगल है वो कॉस कंपोनेंट होता है, दूसरा वाला साइन कंपोनेंट है। अब मुझे बताइए एंगल बिटवीन EV एंड IV cos फाई कितना होगा? 0 डिग्री दिख रहा है, दोनों एक ही लाइन में है, EV में और IV cos फाई में। कितना एंगल है ही नहीं। एंगल बिटवीन EV एंड IV sin फाई कितना है? 90। ठीक है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट इनटू इनके बीच का फेज एंगल, कॉस का कॉस। अच्छा, EV को मैंने EV रखा, IV को ले लिया IV cos फाई। इन दोनों के बीच का एंगल बताइए। cos। लिखिए जल्दी बोर्ड पे स्क्रीन करो। अब ये P क्या है? दोबारा करें, दोबारा देखो। ये तुम्हारा E, ये तुम्हारा I। ठीक, इसके कंपोनेंट तोड़ रहा हूं, इसका कंपोनेंट तोड़ रहा हूं। एक तो इस तरफ और एक इसके परपेंडिकुलर। टूट गए कंपोनेंट्स। ठीक, ये एंगल कितना था? 5। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक? IV cos फाई में और इसमें एंगल बताओ। EV में और IV sin फाई में एंगल बताओ। 90 डिग्री। पावर कंजम्पशन जब हम निकालते हैं तो पावर कंज्यूम्ड बाय कंपोनेंट IV cos फाई। पावर कंज्यूम बाय कंपोनेंट IV cos फाई। IV cos फाई का कंपोनेंट कितना पावर कंज्यूम करेगा? पावर का फॉर्मूला EV, कौन सा करंट? IV cos फाई। इनके बीच का एंगल का cos 0, cos 0 1। तो पिछले वाले पेज पे अभी आप ये लिख कर आए। ठीक, अब लिख रहा हूं पावर कंज्यूम्ड बाय कंपोनेंट IV sin फाई। पावर का फॉर्मूला EV, करंट कौन सा है? IV sin फाई, और इन दोनों में एंगल cos 90। cos 90 0, यानी करंट का साइन वाला कंपोनेंट पावर कंजम्पशन नहीं करता।
इसे कहते हैं व्हाट लेस कंपोनेंट ऑफ करंट, जो पावर कंज्यूम नहीं करता। तो लिख देते हैं यहां पर, हेंस इट इज कॉल्ड व्हाट लेस कंपोनेंट ऑफ करंट, hence it is called whatless component of current। करंट का वो कंपोनेंट जो पावर कंज्यूम नहीं कर रहा। वैसे तो हमें अब कंफर्म हो गया, इंडक्टर और कैपेसिटर अगर किसी सर्किट में लगेगा पावर कंज्यूम नहीं करेगा। इंडक्टर और कैपेसिटर अगर किसी सर्किट में लगेगा पावर कंजम्पशन नहीं है, उसे बोलते हैं व्हाट लेस सर्किट। एक करंट का कौन सा कंपोनेंट पावर कंज्यूम करता है, कौन सा नहीं करता है? कॉस वाला नहीं करता है, साइन वाला उल्टा हो गया। कॉस वाला पावर कंजम्पशन करता है, साइन वाला पावर कंजम्पशन नहीं करता है। ध्यान रखिएगा इन चीजों को, ठीक है। अब ये प्रूव करने के लिए आएंगे एग्जाम में, बोर्ड में आपके पहले भी आ चुके हैं। क्वेश्चन लिखो, प्रूव दैट एन आइडियल, अच्छा कौन फिर पावर कंजम्पशन कर रहा है? रेजिस्टर। तो रेजिस्टर में पावर कंजम्पशन है, लेकिन अगर आपने किसी एसी सर्किट में इंडक्टर लगा दिया या कैपेसिटर लगा दिया तो वो पावर कंज्यूम नहीं करेगी, वो पावर कंज्यूम नहीं करेगी, ठीक है। देखिए, प्रूव दैट एन आइडियल ideal resistor dissipates power इतना in an AC circuit, in an AC circuit। ठीक है जी, करिए जरा, कुछ शुरू करते हैं। 3 आर्टिकल से सिमिलर से, ये ज्यादा डिफरेंट नहीं है। पावर कंज्यूम क्या लिखा है आपने? आइडियल रेजिस्टर डिसिपेट्स पावर V²/R इन एन एसी सर्किट। लिखो जरा। एक चीज याद है, V और I सेम फेज में होते हैं, किसमें? रेजिस्टर। लेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज of current and voltage are, ये डेरिवेशन आएगा 3 नंबर का अगर आ जाए। अभी करके आए हो, सारा वही करना है, सिर्फ लिमिट थोड़ा ध्यान रखना। पावर इनटू dt, पावर कितना लिखा था अभी आपने? E0 sin ओमेगा t, I0 sin ओमेगा t इंटू डी। टोटल पावर निकालने के लिए क्या करोगे? एवरेज पावर निकालने के लिए क्या करोगे? इंटीग्रेट करोगे, लिमिट बताओ 0 से t, इंटीग्रेट करो, फटाफट आंसर निकालो। भाई कर लिया था भाई, इंटीग्रेशन थोड़ी बहुत तो कर ही रहा है, इसमें कुछ है थोड़ी। मुझे पहुंचना है यहाँ, कहाँ देख, एवरेज पावर होती है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। अभी तो पहले वर्क निकाल रहा है स्मॉल वर्क डन, फिर टोटल वर्क डन निकालेगा 0 to t। इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट हैं? ये और ये, इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर दे। E0 I0 ये बाहर हो गए,
अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। ठीक है भाई, बाय 2 होता है नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस थीटा बाय 2, कॉस 2 थीटा बाय 2। बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको क्या लिख लेगा, मैं तो बोर्ड पे मुझे बहुत सारा नीचे दबाना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ। इनटू dt, ई नॉट आई नॉट तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकल गए। ये बना साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, लिख ले 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। अब 1 बाय 2 dt और कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 को, Z2 को पहले बाहर निकाल दो ना, ई नॉट आई नॉट बाय 2 को बाहर करो, कर दिया। ये क्या बच गया, dt का इंटीग्रेशन कितना है, और cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2 ओमेगा t बाय 2 ओमेगा। और लिमिट क्या होगी 0 से, ठीक, वैल्यूज डाली, आपका आंसर निकल। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय टी। तो जब यहाँ पर आप ओमेगा को लिखेंगे 2 पाई बाय टी और छोटे टी की जगह क्या डालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके डालेंगे, सॉल्व होता जाएगा, आपका आंसर निकल आएगा। बी आर एम एस पर अपने आप करिएगा, मैं नहीं करूँगा। जगह छोड़ दो, घर पे कर लेना इसकी लिमिट्स वगैरह डालकर। कर लो भाई। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। ये देखना हमने पीछे ईएमआई में तो नहीं करा, हाफ एल आई स्क्वायर नहीं करा है क्या, नहीं कर रहे, चलो कोई नहीं, लिख लो, लिखो, अरे बोलूं, लिखो। When an inductor is connected to a source of EMF, the current increases. When the inductor is connected to a source of EMF, current starts increasing. एरो लगा लो, एरो लगा लो उसके आगे, पूरा सेंटेंस थोड़ा लिखोगे बच्चों की तरह बार बार। जब, अरे क्या लिख पा रहा हूँ मैं, बता रहे, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो उसके अंदर एक बैक ईएमएफ पैदा होएगा। बैक ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा उसमें। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, आपके अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा। कितना ईएमएफ हुआ करता था वो, एल, बहुत बढ़िया, माइनस एल डी आई बाई डी टी होता था, वो आपके ईएमएफ को अपोज करेगा। लेकिन जब अपोज करेगा धीरे धीरे वो इसमें कन्वर्ट, फ्लक्स बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगी, फ्लक्स बढ़ेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, एल इंटू डी आई बाई डी टी, वो आपके अप्लाइड ईएमएफ को अपोज करेगा। कोई कहानी नहीं पढ़ रहा हूँ, उसमें शॉर्टकट कर रहा हूँ। देखो, व्हेन एन इंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, करंट इंक्रीजेस, एरो लगा के लिखो, इतना बड़ा एरो लगाना, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, EMF is induced, फिर एरो लेकर लगा दो, opposes applied EMF। अब अगर इंडक्टर के अंदर बैक EMF पैदा हो ही गया है
जो कि आपके अप्लाइड ईएमएफ को अपोज कर रहा है, तो ये जो सोर्स है आपके पास, इसको क्या करना पड़ेगा? ये एनर्जी खर्च करेगी, एनर्जी खर्च करेगी, तभी तो उसके अंदर कुछ करंट फ्लो करवा पाएगी, नहीं तो रुक जाएगा। तो इसको जोर लगाना पड़ेगा, करंट तो मुझे मैक्सिमम करना है, यही की बात है। लिखो आगे, hence the external source has to expend energy, hence the external source has to expend energy to flow a current through the inductor. Against induced EMF, against induced EMF. This energy is stored in the inductor. जो सोर्स एनर्जी खर्च करेगा वही एनर्जी इंडक्टर के अंदर, वही एनर्जी इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में दिखाई आपको देगी। सिंपल सा सोचो, यहां से करंट बढ़ा, करंट को बढ़ने नहीं दे रहे, लेकिन आपको तो करंट मैक्सिमम करना है। करंट मैक्सिमम होगा ऑपोजिशन के अगेंस्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से जोर लगाना पड़ेगा, यानी इसकी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में एनर्जी क्या कहता है? ये एनर्जी कहीं ना कहीं तो बदलेगी, अपनी शक्ल बदलेगी। इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस का वैल्यू ऑलमोस्ट कितना लेते हो? तो जो एनर्जी खर्च होगी वो आई स्क्वायर आर में तो बहुत ज्यादा खर्च नहीं हो रही है, ना के बराबर है। तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में। एक बार फिर से यहाँ पर ईएमएफ था, पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ था, कुछ एनर्जी थी इसके पास। चार्ज बैटरी के पास केमिकल एनर्जी होती है, चार्ज बैटरी के पास क्या कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। एक जगह उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे कर रखे हैं, नेगेटिव आयंस, एक जगह बहुत सारे, यहाँ पर क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव आयन। यहाँ पर क्या है? बहुत सारा नेगेटिव आयन। अब जब करंट फ्लो करवाओगे तो ये कहेगा नहीं फ्लो करने दूंगा, क्योंकि हम तो करवाएंगे। कितना करवाएंगे? हम तो इसके अंदर मैक्सिमम करके छोड़ेंगे करंट। अगर करंट को मैक्सिमम करना ही है और इसके अंदर का बैक ईएमएफ अपोज कर ही रहा है, तो आपको भी कुछ जोर लगाना पड़ेगा, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये जो सोर्स है ये कहेगी नहीं मैक्सिमम तो करना है करंट, तो क्या करेगी? एनर्जी लगाएगी, एनर्जी खर्च करेगी, एनर्जी को यूज करेगी, अपने को जो अपने पास एनर्जी स्टोर्ड है उसको लगाएगी। अब वो एनर्जी लगाएगी तो वो एनर्जी आई स्क्वायर आर में तो ज़्यादा जा नहीं रही है, क्योंकि इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस का वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है। आइडियल इंडक्टर की बात करूंगा तो मामूली खर्च होगी, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या देखोगे? करंट हो जाएगा मैक्सिमम। इसमें क्या पैदा हो जाएगी? एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी। अब मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कहाँ से आई? पैदा हो गई कहीं से। एनर्जी कहाँ से आई? थी तो इसी की एनर्जी, कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। वो धीरे धीरे केमिकल एनर्जी करंट में कन्वर्ट हुई, वो करंट से क्या बन गई? केमिकल मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी बन गई, वो यहाँ स्टोर हो गई, वो यहाँ निकाली। फिर सोच लो, बैक ईएमएफ आपके अप्लाइड ईएमएफ को रोक रहा है कि अगर नहीं करंट को मैक्सिमम होने दूंगा, अगर नहीं होने दूंगा तो ये बैटरी जोर लगाएगी। बोला नहीं ऐसे कैसे जोर लगाएगी? तो बैटरी अपना काम करेगी, ताकत लगाएगी, बैटरी ताकत लगाएगी तो एनर्जी करंट मैक्सिमम होएगा। अगर बैटरी की ताकत जो लगी, यानी बैटरी ने जो एनर्जी खर्च करी, वो एनर्जी भी तो कहीं कन्वर्ट हुई होगी किसी फॉर्म में, कुछ तो मिला होगा। क्या मिला? मैग्नेटिक फील्ड मिली। इंडक्टर में तो यही एनर्जी और कौन सी एनर्जी? देखो, दिस एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर एज मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। This energy is stored in the inductor as magnetic field energy. आर्टिकल शुरू करें? नेक्स्ट लाइन, एक लाइन छोड़ देना। Let I be the current at any time t. नहीं, अभी तो कुछ था ही नहीं, हमें तो यहाँ तक पहुँचना है।
ये तो कहानी थी। आपने कहा कि जो सेल ने एनर्जी खर्च करी या आपके जो सोर्स ऑफ ईएमएफ ने एनर्जी खर्च करी वो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की फॉर्म में आ गई। अब सवाल तो ये कितनी आ तो ये तो डेरिवेशन तो करेंगे, ये तो केवल कहानी थी कि भाई क्या हुआ, कौन सी चीज किस में बदल गई, इसमें बदल गई। अब डिराइव करेंगे कि भाई ये आएगा। लेट आई बी द करंट थ्रू एन इंडक्टर एट एनी टाइम t। आगे लिखो द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी माइनस एल डी आई बाई डी। माइनस एल क्या हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, माइनस एल डी आई। क्या रहेगा बताओगे, बताओगे। लेट आई बी द करंट एट एनी इंस्टेंट t, therefore induced EMF in the inductor will be equals to minus L। ये लिखो, बोलो आगे लिखो। वर्क नेक्स्ट टाइम, वर्क डन अगेंस्ट इंड्यूस्ड EMF, वर्क डन अगेंस्ट इंड्यूस्ड EMF in time dt power is equal to क्या लिखूं आगे, हाँ EBIB cos phi मतलब E इंटू ठीक लिखा है क्या, क्या लिख दिया है, लिखना पता नहीं क्या लिख दिया, समझ नहीं आया, दोबारा लिखवाना है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। 2 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा, पेन डिस्चार्ज हो गया।